soon as I realized that my video lost voice after 18 minutes, I took to the task again. I'm literally very sorry, dear students. मैं आपको समझाना चाह रही थी कि प्रियंका चोपड़ा की जो ब्रांड एनोमली है उससे हम एनोमली वर्ड का मीनिंग कैसे समझेंगे. फ्रेंड्स, प्रियंका चोपड़ा, शी इज क्लेमिंग दैट हर ब्रांड एनोमली इज यूजिंग ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स. सो इट इज़ वेरी अनलाइकली जहाँ पर कि आज की डेट में लगभग सभी कॉस्मेटिक ब्रांड्स केमिकल्स का यूज़ कर रही हैं, प्रियंका चोपड़ा की ब्रांड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ कर रही है. दूसरा, प्रियंका चोपड़ा का कहना है कि वो अपने जो पैकेजिंग कर रही हैं उसके लिए पूरी तरह से वो रिसाइक्लेबल प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, ये भी अनलाइकली हो गया क्योंकि प्लास्टिक जो है इनकी रिसाइक्लेबल होने की वजह से बहुत थिन है. ठीक है, बॉटल की कोई शेप नहीं रहती और बहुत बहुत अट्रैक्टिव भी नहीं है. तो जबकि आज की डेट में जितनी भी कॉस्मेटिक ब्रांड्स हैं वो पैकेजिंग पर बहुत फोकस करती हैं. तो जब मेजर ब्रांड कंपनीज यूज़ कर रही हैं अच्छी पैकेजिंग को और केमिकल्स को, और प्रियंका चोपड़ा की जो ब्रांड है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को और रिसाइक्लेबल प्लास्टिक को यूज़ कर रही है, तो डेफिनेटली इट इज़ एबनॉर्मलिटी ओनली. ठीक है, सो अब समझ में आ गया कि एनॉमली का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मैलिटी होता है. ठीक है, जल्दी से मैं एक क्विक आपको रिकैप दे देती हूँ. बिहार में इलेक्शन होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को ऑर्डर इश्यू किए थे कि आप आधार को भी एक डॉक्यूमेंट मान लो, 12th डॉक्यूमेंट मान लो वोटर लिस्ट में सुधार करने के लिए, कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हट गया है उनको आप ये छूट दे दो कि वो आधार दिखाकर अपना नाम वोटर लिस्ट में दोबारा से ऐड करा सकते हैं. लेकिन ये तब भी जो फाइनल वोटर लिस्ट आई उसके नंबर में बहुत बड़े लेवल पर एबनॉर्मैलिटी देखी गई. एग्रेजियस मीन्स मास लेवल पर, ब्रॉड लेवल पर, बहुत बड़ी स्केल पर एबनॉर्मैलिटी देखी गई. ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि फिर भी वोटर लिस्ट में सुधार नहीं हुआ, लोगों का नाम जिनका काटा गया था उनको ऐड नहीं किया गया. The deletion of more women electors than men, suggesting that the process was flawed to begin with. और इसी को कंटिन्यू करते हुए कह रहे हैं कि चूंकि आप देख सकते हो कि इसमें जो विमेन वोटर्स हैं उनका नाम ज़्यादा काटा गया इन कंपैरिजन टू देयर मेल काउंटरपार्ट्स, एंड सो आप ये समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा जो प्रोसेस था वो शुरू से ही गड़बड़ था. जब विमेन वोटर्स का नाम ज़्यादा कटा है तो ये चीज़ ये भी सजेस्ट करती है कि चूंकि women are dependent on their male counterparts to get their names re-enumerated or re-registered on the voter list. और पहले ही बता चुके हैं एडिटर के लोगों को कैसे पोस्ट से पिलर तक भागना पड़ रहा है अपने नाम को दोबारा से वोटर लिस्ट में चढ़वाने के लिए. तो बेचारी विमेन कहाँ जाएंगी, उनका नाम तो हट ही जाएगा उससे. ठीक है, दिस वॉज कन्फर्म्ड इन द हिंदूज एनालिसिस ऑफ द डिलीटेड इलेक्टर्स लिस्ट इन बिहार, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल. और ये चीज़ कंफर्म भी की गई. हिंदू न्यूज़पेपर ने अपनी एनालिसिस जो की थी, ये प्लूरल है, डिलीटेड इलेक्टर्स के ऊपर कि किन किन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है बिहार, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल. उस एनालिसिस के जरिए हिंदू ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया था. ठीक है, और ये जो एबनॉर्मैलिटी थी ये एक बहुत बड़ा कारण थी जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू होनी चाहिए थी. ठीक है, लेकिन फिर भी ईसीआई का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया. मीडिया का ये काम होता है कि गवर्नमेंट एजेंसीज को समय समय पर वो अवेयर करें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिससे कि गवर्नमेंट एजेंसीज टाइम रहते उनमें सुधार कर पाएँ. लेकिन यहाँ एडिटर ने एक फैक्ट दे दिया है जिसको आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो. किसके थ्रू, न्यूज़पेपर एनालिसिस के थ्रू, कि भाई बिहार, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु तीनों स्टेट्स में लोगों के नाम जिनके भी काटे गए थे उनमें बहुत बड़े लेवल पर जो एबनॉर्मैलिटी थी उसको कंफर्म किया था द हिंदू न्यूज़पेपर ने. लेकिन उसके बावजूद ईसीआई ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया. तमिलनाडु में द डिलीशन प्रोसेस हैज बीन सो एग्रेसिव इन मैनी बूथ्स. बहुत सारे बूथ्स में तमिलनाडु में जो ये डिलीशन का प्रोसेस था वोटर लिस्ट से वो इतना आक्रामक, इतना एग्रेसिव और रूथलेस था that the sum of electors who voted in 2024 general elections and names deleted during the SIR reportedly exceeds
द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स ओरिजिनली ऑन द रोल। इसको बहुत बारीकी से समझते हैं। देखो, तमिलनाडु में अगर माना जाए कि 100 वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट में था, तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन को जनरल इलेक्शन बोला जाता है। तो 2024 में मान लीजिए कि 60 लोगों ने 100 में से वोट डाला और 50 लोगों का नाम काट दिया गया था। इनके हिसाब से होना कितना चाहिए था? अगर 100 लोग टोटल थे तो 60 लोगों ने अगर वोट डाला तो काटे, जिन लोगों का नाम काटा गया है, कितने होने चाहिए थे? टोटल 40 होने चाहिए थे। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है उसके हिसाब से जो नंबर है वो 60 + 40 की = 100 की जगह ये नंबर 40 से ज़्यादा था। इन दोनों का अगर आप सम करेंगे, टोटल करेंगे, तो 100 होना चाहिए था, क्योंकि उस स्टेट में टोटल नंबर ऑफ वोटर्स ही 100 थे। तो फिर जब ये 40 से ज़्यादा है तो इट मीन्स कि आपने जेन्युइन वोटर्स का नाम काट दिया है। यू गॉट माई पॉइंट। देखिए, यहाँ भी आगे पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दिस सजेस्ट दैट जेन्युइन इलेक्टर्स हु वोटेड इन 2024 हैव आल्सो बीन डिलीटेड। जो ये दर्शाता है, ये सजेस्ट करता है कि 2024 में जिन लोगों ने वोट किया था उन जेन्युइन इलेक्टर्स का नाम भी उस लिस्ट से काट दिया गया था। सीधी सी बात है कि अगर 100 लोग एक जगह की वोटर लिस्ट में हैं और 60 ने वोट डाला है तो 40 बचे जिन्होंने नहीं डाला किसी भी वजह से, है ना। लेकिन अब ये यहाँ पर कह रहे हैं कि इन दोनों का टोटल 100 से ज़्यादा था। इट मीन्स ये ज़्यादा लोगों का नाम काटा गया था जो लोग वोट नहीं डाल पाए। Furthermore, the process of deduplicating names has in many cases resulted in the deletion of electors' names entirely. अगर बैंक में जा रहे हो तो deduplication is going to be very significant process, जो कि आपको मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे करना ही करना होता है। और ये होता क्या है? देखो, बैंक में आपने देखा कि एक ही कस्टमर की 2 आईडी बनी हुई है। कैसे पता चलेगा कि भैया इस कस्टमर का नाम ए है, इसके फादर का नाम बी है, इसका एड्रेस सी है, मोबाइल नंबर डी है। ऐसे एक और आपके सामने बंदा आ गया जिसका नाम ए है, फादर का नाम बी है, एड्रेस सी है, मोबाइल नंबर डी है। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक ही बंदे की 2 आइडेंटिटी या वोटर कार्ड बन गए हैं। यस और नो? यस। तो हमें क्या करना होगा? हमें किसी एक को वोटर लिस्ट उसको कैंसिल करना पड़ेगा। एक बंदा जेन्युइन होगा, एक को हम अलाउ करेंगे और जो उसकी दूसरी आईडी बनी हुई है उसको हम खत्म कर देंगे। यही करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं? फर्दरमोर द प्रोसेस ऑफ deduplicating names has in many cases resulted in the deletion of electors name entirely. पूरी तरीके से इलेक्टर का नाम ही गायब कर दिया। मतलब इन्होंने दोनों को ही उड़ा दिया। नाम जैसे ही इन्होंने देखा कि डिस्क्रिपेंसी है, एक ही बंदा 2 जगह लाई कर रहा है, 2 वोटर आईडी बनी हुई है, तो उन्होंने दोनों ही खत्म कर दी। एक को करना चाहिए था। While the claims and correction phase is witnessing lakhs of electors trying to re-enter the rolls, the ECI's insistence on their registering as fresh electors. देखो, अब ये कह रहे हैं कि जो दावे पेश किए जाना और उनको सुधार किए जाने का चरण था, वो ऑलरेडी गवाह है कि किस तरीके से लाखों इलेक्टर्स अपने नाम को वोटर लिस्ट में दोबारा चढ़वाने की कोशिश कर रहे हैं। और ECI लगातार ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि नाम को दोबारा चढ़वाने की जगह फ्रेश नया वोटर लिस्ट में नया नाम चढ़वाइए। मतलब एंट्री लीजिए, री एंट्री नहीं। ठीक है। क्लेम्स कौन प्रेजेंट करेगा? जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है वो दावा पेश करेंगे कि मैं जेन्युइन वोटर हूँ, मेरे नाम को ऐड कर लिया जाए। और करेक्शन कौन करेगा? ECI करेगा। जब ये देख लेगा कि डिस्क्रिपेंसी कोई नहीं है, जेन्युइन वोटर है, तो उनमें सुधार कर देगा। ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा चरण है वो खुद अपने आप में गवाही देता है, गवाह है कि लाखों लोग अपने नाम को दोबारा वोटर लिस्ट में चढ़वाने की कोशिश कर रहे हैं। और ECI लगातार ये जिद लगाए हुए है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है लोगों से कि नाम दोबारा नहीं चढ़ेगा, आप फ्रेश अप्लाई कीजिए, फॉर्म 6 का यूज कीजिए। By not deciding on the constitutionality of this aggressive self-enumeration early on, the court is now left managing the fallout of a process that has turned the simple act of maintaining an electoral list into one posing a threat to universal adult franchise. बहुत इजी है, तोड़ तोड़ के समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का मतलब होता है संवैधानिकता।
और इसको हम लॉफुलनेस भी कह सकते हैं। लॉ, कोई चीज़ लॉफुल है या नहीं है, लीगल है या नहीं है, वैलिड है या नहीं है, ये कह सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कोर्ट इस एग्रेसिव सेल्फ एन्यूमरेशन को पहले ही, अगर उसका संवैधानिक वो है या लीगल है ये प्रोसेस या नहीं है, कि आप एक एन्यूमरेशन फॉर्म को भर के दीजिए, अपने नाम को दोबारा से री रजिस्टर कराइए, इधर से उधर भागिए, ये चीज़ संवैधानिक है या नहीं है, ये कोर्ट अगर पहले ही तय कर लेता तो कोर्ट इज नॉट नाउ मैनेजिंग, तो कोर्ट अब क्या हो गया है, इज नाउ लेफ्ट मैनेजिंग द फॉल आउट ऑफ अ प्रोसेस। तो वो पूरी तरीके से एक प्रोसेस की जो कमियां हैं उसको मैनेज करने में लग गया है। और इस प्रोसेस की वजह से जो एक सिंपल सा काम था ईसीआई का, कि उसे इलेक्टोरल लिस्ट को मेंटेन करना था, उसने पूरे के पूरे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की जो हमारे संविधान में एक राइट मिला हुआ है लोगों को, उसी को चैलेंज कर दिया है, थ्रेट यानी उसको खतरे में डाल दिया है। क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोर्ट को पहले ही ईसीआई को ये बता देना चाहिए था कि एसआईआर का जो प्रोसेस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये चीज़ नहीं होती और लोगों का जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार है वो खतरे में नहीं पड़ता। डियर फ्रेंड्स, अभी तक इस एज तक आते हुए आप सबको समझ में आ जाना चाहिए कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स दैट ऑल द अडल्ट्स ऑफ आवर कंट्री अबव 18 years of age whosoever has a sound mind also has a right to vote। इसी को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं। ठीक है, अगर साउंड माइंड है, 18 साल से बड़े हो गए हैं, तो अपनी वोट को डालने का हक है आपको। तो ये बोल रहे हैं कि संवैधानिक अधिकार था, ये खतरे में पड़ गया है। द क्वेश्चन इज नो लॉन्गर जस्ट अबाउट क्लीनिंग द रोल्स। सवाल सिर्फ वोटर लिस्ट को साफ करने का नहीं है, अपडेट करने का नहीं है, बट ऑल्सो ऑन वेदर जेन्युइन वोटर्स आर बीइंग स्क्रब्ड ऑफ। बल्कि ये भी है कि क्या इस लिस्ट से जो जेन्युइन रियल वोटर्स हैं उनका नाम स्क्रब ऑफ, रिमूव तो नहीं किया जा रहा जबरदस्ती, ठीक है, हटाया तो नहीं जा रहा जबरदस्ती, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द सेंट्रल कंसर्न रेज्ड बाय द एडिटोरियल रिगार्डिंग द ईसीआई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस। तो ये कह रहे हैं कि जो एडिटर है उन्होंने ईसीआई की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन स्कीम को लेके, प्रोसेस को लेके मुख्य चिंता क्या जताई है कि इससे इलेक्शन जो कंडक्ट किए जाते हैं उस प्रोसेस में डिले हो जाएगा। देखो भाई, डिले की बात तो कहीं नहीं की गई, इस प्रोसेस में डिले होगा या नहीं होगा इसकी बात कहीं भी नहीं की गई है। दूसरा है एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन आधार, आधार पर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऐसी भी कोई बात नहीं की गई है। ठीक है, सी एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन वोटर्स व्हाइल क्लीनिंग इलेक्टोरल रोल्स, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आप जो है इसके क्लीनिंग के नाम पे जो जेन्युइन वोटर्स है उनका नाम मत हटा देना, यही है। ठीक है, एसआईआर के प्रोसेस से इलेक्शन के कंडक्ट होने में देरी की बात नहीं की गई, क्योंकि इलेक्शन की डेट तो पहले ही तय हो जाती है, इलेक्शन कमीशन पहले ही बता देता है कि कब इलेक्शन कंडक्ट कराएगा। ठीक है, सो दिस इज नॉट द ऑप्शन। और वैसे भी इसमें पूरे में बताया भी नहीं है कि इलेक्शन कमीशन क्या एसआईआर कंडक्ट कराने के लिए इलेक्शन को डिले करेगा या नहीं करेगा, तो ये दोनों ही ऑप्शंस नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन द पैसेज टर्म ड्रैगनेट इज यूज्ड टू सजेस्ट दैट द एसआईआर प्रोसेस है। इस टर्म ड्रैगनेट का इस्तेमाल एसआईआर प्रोसेस में क्या सजेस्ट करता है कि एसआईआर प्रोसेस क्या है? इट हैज इम्प्रूव्ड वोटर पार्टिसिपेशन, नो नॉट एट ऑल। पूरे के पूरे प्रोसेस में ये बताया है कि जितना होना चाहिए था, वोटर लिस्ट में नाम 100 लोगों का था, ठीक है, डालने पहुंचे 60, और आप कह रहे हो कि 50 लोग पहुंचे नहीं, तो ये नहीं हो सकता। 50 लोगों में से आपने कुछ लोगों का नाम डिलीट किया है, ठीक है। दिस इज नॉट द आंसर। टारगेटेड ओनली इलीगल वोटर्स। तो भाई इलीगल वोटर्स को अगर टारगेट कर रहा होता तो एडिटर को क्रिटिसाइज करने की जरूरत पड़ती नहीं। वो तो ये कह रहे हैं जेन्युइन वोटर्स का नाम कट गया है इसीलिए कंसर्न है, ठीक है। बिकम ओवरली ब्रॉड एंड इनडिस्क्रिमिनेट। ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत बड़ा चढ़ा के इन्होंने बहुत बड़ा कर दिया है, और इस प्रोसेस में लोगों को बहुत असुविधा, बहुत हार्डशिप, एंजाइटी का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो प्रोसेस है ना, इनडिस्क्रिमिनेट भी है।
मतलब एट रैंडम, बिना रेशनल, बिना लॉजिक के कुछ लोगों का नाम हटा दिया गया है। डिस्क्रिपेंसी थोड़ी सी भी दिखी, उसका नाम हटा दिया। नाम की स्पेलिंग में थोड़ा सा भी कुछ अंतर दिखा, हटा दिया। एड्रेस में थोड़ा सा भी कुछ डिस्क्रिपेंसी दिखा, हटा दिया। तो इनडिस्क्रिमिनेट है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई डिड द सुप्रीम कोर्ट इश्यू फ्रेश डायरेक्शंस टू द ईसीआई इन वेस्ट बंगाल? सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल में ईसीआई को फ्रेश डायरेक्शंस क्यों दी हैं? शुरुआत यहीं से हुई थी। क्या हुई थी कि उन्होंने कहा था कि भैया जो लोगों का आप इतना हैरेसमेंट कर रहे हो वेरिफिकेशन नोटिस भेज भेज के कि अपने नाम को अपने वोटर अपने आप क्लेम प्रस्तुत कीजिए कि आप जेन्युइन वोटर हैं, ये सब मत करो। इस प्रोसेस को थोड़ा आसान बनाओ, है ना। हैरेसमेंट मत करो, इस प्रोसेस को आसान बनाओ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट प्रॉब्लम अरोज ड्यू टू द यूज ऑफ द 2002 इलेक्टोरल लिस्ट फॉर मैपिंग? ये कह रहे हैं 2002 का जो इलेक्टोरल लिस्ट थी उसको इन्होंने जो बेस बनाकर मैपिंग करना शुरू किया वोटर्स को कि ए वाला वोटर यहाँ पर है तो इसको मैप कर दो, बी वाला दिख रहा है इसको मैप कर दो। इससे क्या प्रॉब्लम आई? इससे वोटर का टर्नआउट बढ़ गया? नो, क्लियर कट बता चुके हैं। दो चीज़ों का नाम लिया था कि आपने एडहॉक सॉफ्टवेयर लिया सिर्फ केवल उसी पर्पस के लिए, और दूसरा 2002 को बेस मानकर, 2002 की वोटर लिस्ट को बेस मानकर आप एसआईआर कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो 2002 में कंप्यूटर्स थे नहीं, तो उसमें जो नाम चढ़े हैं रजिस्टर पर मैनुअली, उनके नाम की स्पेलिंग में थोड़ा बहुत अंतर होगा ही होगा। अब उससे आप कंप्यूटर के सिस्टम को सॉफ्टवेयर में मैपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे क्या हुआ? टर्नआउट बढ़ेगा या कम होगा? कम हुआ है। कंसर्न ही यहाँ पर ये है कि नाम कम हो गए, ठीक है। एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट्स का एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन हो पा रहा है? कहीं ये बात नहीं है। 2002 का जो मैपिंग है उसमें क्लियरली बोल रहे हैं मैनुअल होने की वजह से बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज थी, तो प्रॉपर मैपिंग नहीं हो पा रही है। एरर्स लीडिंग टू फ्लॉड वेरिफिकेशन नोटिसेस, बहुत सारे एरर्स होने की वजह से स्पेलिंग्स में या डिटेल्स में लोगों को वेरिफिकेशन नोटिसेस भेजे जा रहे हैं, उनकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन नोटिसेस मीन्स दावा प्रस्तुत करो कि आप सही वोटर हो। What anomaly was observed after the SIR process in बिहार? बिहार में SIR होने के समय क्या anomaly, abnormality देखी गई? More men than women were added. Added नहीं, just opposite है। men की जगह women है और added की जगह deleted है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? More women electors were deleted than men. Clear cut mentioned है, तो इसमें हमें elimination के जाने की जरूरत नहीं है, हम सिलेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। 6. The situation in Tamil Nadu suggests that the deletion process was flawed. तमिलनाडु में जो सिचुएशन थी वो क्या बताती है कि डिलीशन का जो प्रोसेस था उसमें कमियां थी, उसमें गड़बड़ियां थी। क्या बताता है? सीधे बताया है कि 100 लोग थे इलेक्टोरल लिस्ट में, उसमें से 60 लोगों ने डाला तो 40 बचने चाहिए थे, भाई टोटल तो 100 ही होना चाहिए था। लेकिन आप कह रहे हो कि आपका फिगर जो है, जो वोटर नहीं पहुंचे हैं वो 50 है, तो इट मीन्स व्हाट? जो रिमेनिंग 10 बचे वो आपने डिलीट कर दिए हैं, जेन्युइन वोटर्स थे वो, ठीक है। सो टू फ्यू वोटर्स वर रिमूव, टू फ्यू, एक तो फ्यू ऊपर से टू और फ्यू और अ फ्यू। आई होप यू माइट बी नोइंग द डिफरेंस, दैट इज फ्यू मीन्स नो, हार्डली एनी, वेयर एज अ फ्यू मीन्स सम। ये ध्यान रखिएगा, दोनों काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किए जाते हैं, ठीक है। आई एम सो सॉरी, माई पेंसिल हैज दिस लिमिट, ई लगा लीजिएगा इसके बाद, ठीक है। मेरे डिजिटल टैबलेट में यहाँ पर एंड हो गया है। सो काउंटेबल नाउन्स के साथ फ्यू और अ फ्यू दोनों जो हैं वो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किए जाते हैं। फ्यू का मतलब होता है नो और हार्डली एनी, और अ फ्यू का मतलब होता है सम। तो फ्यू और ऊपर से टू भी, ठीक है। तो ना के बराबर वोटर्स का नाम हटाया गया था, तो जब अगर ऐसा है तो एडिटर को ऑब्जेक्शन होता ही नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोगों का नाम हटा दिया गया, वो भी जेन्युइन वोटर्स का, ठीक है। डी, इलेक्शन टर्नआउट वाज अनयूजुअली लो, इलेक्शन में जो लोग आए वोट डालने वो बहुत कम थे। यूजुअली ऐसा नहीं होता है, अक्सर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी कुछ नहीं बताया कि वोटर का टर्नआउट ज्यादा था या कम था। वोटर का टर्नआउट से तो उन्होंने सिर्फ एक एक
मैथमेटिक इक्वेशन प्रेजेंट करने की कोशिश की है, ये दोनों को प्लस करके टोटल नंबर ऑफ वोटर्स उसमें आना चाहिए था तमिलनाडु का, ठीक है। सो डिलीटेड नेम्स प्लस वोटर्स एक्सीडेड द ओरिजिनल इलेक्टोरेट, यही आंसर है, यही इक्वेशन उन्होंने भी दी है, इन दोनों को प्लस कर लो तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स के बराबर आना चाहिए था, लेकिन ये एक्चुअली एक्सीड कर गया है, ठीक, तो जेन्युइन वोटर्स का नाम हट गया है। What criticism does the editorial make of the court's role in the process? क्रिटिसाइज किया है एडिटर ने साफ साफ तौर पर, क्या बोला है कि कोर्ट को पहले ही इस प्रोसेस को बता देना चाहिए था कि कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। अगर पहले ही कर देता तो इस प्रोसेस की वजह से जो फॉल आउट हो रहे हैं, जो कंसिक्वेंसेस सामने आ रहे हैं, जिनको कोर्ट मैनेज कर रहा है, वो नहीं करना पड़ता, ठीक है। बिहार में भी उसने क्या किया, कोर्ट ने बिल्कुल लास्ट में जाके बोला कि एक और डॉक्यूमेंट को, 12th डॉक्यूमेंट को ऐड कर लो, आधार को ऐड कर लो, तो लास्ट में नहीं, आप पहले बताइए। तो क्या है एडिटर का वर्डिक्ट, द कोर्ट इंटरफियर्ड एक्सेसिवली, नहीं एक्सेसिवली करके कहीं नहीं बोला है, ठीक है। 2 द कोर्ट इग्नोर्ड द ईसीआई अथॉरिटी, ईसीआई के अथॉरिटी को ही कोर्ट ने इग्नोर कर दिया है, ये भी बात कहीं नहीं हुई है। द कोर्ट डिलेड रूलिंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, कोर्ट ने अपना जो रूलिंग थी, अपना जजमेंट कि वो एसआईआर का प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक है भी या नहीं है, ये सुनाने में बहुत देर कर दी, ठीक है। यही आंसर है, अभी इसी को हम डिस्कस कर रहे थे। डी द कोर्ट बैन सेल्फ एन्यूमरेशन, ये नहीं है बैन कर दिया कोर्ट ने, नो, बल्कि कोर्ट तो ये कह रहा है कि ज्यादा डॉक्यूमेंट्स को ऐड करो। आधार को आप कह रहे हो कि ये वैलिड प्रूफ नहीं है, नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन सरकार ने इसको पूरे जो भारत की जनता है उसको दिया हुआ है, तो उसको भी ऐड करो, ठीक है। 8 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द टोन ऑफ द एडिटोरियल, टोन पर लेकर एक क्वेश्चन आने के 90% से ज्यादा चांसेस होते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो इसको तो आप अच्छे से समझ ही लो। सेलिब्रेटरी का मतलब होता है सेलिब्रेट करने वाला, जैसे कि इंडिया इज शाइनिंग, इंडिया इज द 3rd फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो 3rd फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है या नहीं है, सॉरी आई सेड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ये दोनों सेलिब्रेटरी हैं, ठीक है। न्यूट्रल का मतलब होता है बीच का रहना, बीच का कैसे रहते हैं, ना प्लस ना माइनस, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना क्रिटिकल ना प्रेजवर्दी। कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, कॉशियसली मतलब सावधानी से, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी आप हैं, तो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर उल्टा सीधे सीधे उन्होंने बोला है कि ये जो प्रोसेस है ना एसआईआर का, वो एडल्ट फ्रेंचाइज को एक थ्रेट पेश कर रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। क्रिटिकल एंड कॉशनरी, ये बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिएगा जब भी एक ऑप्शन में 2 वर्ड्स हो तो दोनों को ही आपको देखना है, किसी एक को नहीं। यूजुअली एक वर्ड सही होता है, एक गलत होता है, ठीक है। क्रिटिकल का मतलब होता है क्रिटिसाइज आप लगातार कर रहे हैं, उसमें कमियां ढूंढ रहे हैं और सावधानियां भी बरत रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि आप संवैधानिक अधिकार जो लोगों का है वोट डालना, उसको ही खतरे में डाल दो। So this is critical and cautionary, and this is herein we are going to call it a day. Thank you very much. Bye.